हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो बच्चों, आज हम लोग जो हैं कुछ नया पढ़ रहे हैं। जो क्लास 11th के बच्चे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर थोड़ा सा हमारा कोर्स आगे चल रहा है, तो इसलिए प्लीज़ जो है आप स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट कीजिए। तो मैं स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आज हमारा टॉपिक है, और हम इसको, ये मतलब हमारा चैप्टर है, और हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हमें फिजिक्स के बारे में जानना होगा। तो फिजिक्स मतलब जो है क्लासिकल फिजिक्स कितने टर्म मतलब जो है आपके पार्ट्स में डिवाइड है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फटाफट करते हैं थोड़ा सा, तो आपको जल्दी से इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है बेटा, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसको सिंपली मैकेनिक्स भी कहा जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा जो है आपका थर्मोडायनेमिक, एंड लास्ट वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम बेसिकली अभी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक हमारा जो है आपका आगे चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है फर्दर डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। आपका फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो पहली है आपकी स्टैटिक, दूसरा जो है आपका काइनेमेटिक, एंड लास्ट वन इज योर डायनामिक। ये ग्रीक वर्ड है बेटा, काइनेमेटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक में अंदर हम ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये डील करती है आपकी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। स्टैटिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में जब हो, तो उसके बारे में जब भी हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हो तो वो स्टैटिक के अंदर आएगा। इट डील्स विथ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जबकि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो। इट डील्स यानी कि काइनेमेटिक, जो इसमें काइनमा है, KINEMA, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन। तो काइनेमेटिक बेसिकली मोशन को डील करती है, ठीक है। इट डील्स विथ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। लेकिन मोशन में भी कैसे, इस ढंग से कि मोशन किन कारणों से हो रहा है इसको बारे में कोई मतलब नहीं है। विदाउट knowing the causes क्या हो सकते हैं, जैसे फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है। नोइंग द कॉजेज ऑफ मोशन, विदाउट नोइंग द कॉजेज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक हमारा जो मोशन स्ट्रेट लाइन में है, अभी हम जो है काइनेमेटिक को पढ़ेंगे, क्योंकि जो है स्टैटिक हमारे इसमें होती नहीं है, ये हायर क्लासेस में है बेटा। तो काइनेमेटिक, स्टैटिक का भी कुछ पोर्शन हमारे इसमें आता है, जब इक्विलिब्रियम में चीजें रहती हैं तब हम पढ़ते हैं, लेकिन वो आगे वाले पोर्शन में आता है। तो काइनेमेटिक को ही बेसिकली अभी हम यहाँ पे इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो है आपका डील करेंगे। और लास्ट वन इज योर डायनेमिक, ये भी सेम है। इट डील्स विथ एन ऑब्जेक्ट with an object in motion, मोशन में ही डील करती है।
knowing the causes of motion यानी कि विद नोइंग द कॉजेज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के कॉज को जान के हम इसमें काम करते हैं। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम काइनेमेटिक को पढ़ रहे हैं, और काइनेमेटिक में भी जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। इफ ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि सीधे सीधे कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर सीधे चलता है तो उसके मोशन को हम जो है स्ट्रेट लाइन मोशन या आपका क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जानकारी आई अभी कुछ मोशन की। तो पहले हमने क्या पढ़ा, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है डील करती है बड़े पार्टिकल्स के साथ, जो है डील करती है, और ये बिल्कुल ट्रूली बताती है पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसके बारे में पूरा हमें जानकारी देती है। तो इसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ये जो है 3 पार्टों में डिवाइड होती है। वन इज योर क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड वन इज योर थर्मोडायनेमिक, एंड लास्ट वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो अभी हम नहीं पढ़ सकते, इसे सेकंड ईयर में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक हम आगे वाले में पोर्शन में पढ़ेंगे, और अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज क्लासिकल स्टैटिस्टिक नहीं, तो काइनेमेटिक, एंड लास्ट वन इज योर डायनामिक। तो स्टैटिक के अंदर हम जो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक में जो है हम ऑब्जेक्ट इन मोशन पढ़ते हैं, लेकिन ये जाने बिना कि मोशन किन कारणों से हो रहा है। और डायनामिक में हम पढ़ते हैं मोशन को ही, बट ये जानते हुए कि वो मोशन किन कारणों से हो रहा है। तो ये हमने देखा। तो अभी हम जो है इस पोर्शन को हमने देख लिया, तो अब हम जो है आगे पढ़ते हैं। मोशन के लिए कुछ इनिशियल जो एसेंशियल वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो उन वर्ड्स के बारे में अब हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम मोशन को ही जानते हैं। तो मोशन क्या है, आपके हिसाब से मोशन क्या होगा, आप खुद सोचिए, मैं आपको कुछ बताने का कोशिश करता हूं। देखिए, जब भी मैं मोशन में होता हूं तो क्या होता है, मेरे अगल बगल की जो भी सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में जो है मेरी पोजीशन में, मेरी स्थिति में परिवर्तन आता है, तो इसी को तो हम मोशन कहेंगे। तो व्हाट इज मोशन? मोशन मींस इफ ए पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यदि अगर कोई पार्टिकल जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदलता है। जैसे मैं अभी चल रहा हूं तो माय पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स अराउंड मी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द थिंग्स अराउंड मी, दैट्स व्हाई आई एम इन मोशन। जैसे मैं अभी ऐसे चल रहा हूं तो इवन मैं हर बार जो है मेरा मोशन जो है, हाँ, मेरी जो है पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इससे पोजीशन के जो चेंज होने की वजह से किसके साथ, किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जब मेरी पोजीशन में बदलाव आएगा तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जैसे मैं अभी आगे की साइड आ रहा हूं तो मेरा इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम इन मोशन। तो क्या होता है, देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन with respect to, WRT का मतलब with respect to its surrounding, then it is said to be in motion, तब उसको मोशन में कहेंगे हम। समझ में आ रही? मैं एग्जांपल दोनों का एक साथ दूंगा, रेस्ट और मोशन का, ठीक है। तो रेस्ट में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। यदि मेरी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आए मेरे सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, इफ एन ऑब्जेक्ट its position changes, if an object does not changes its position with respect to its surrounding,
then it is said to be in rest. That is, तब वो ऑब्जेक्ट किस में कहा जाएगा सेट रेस्ट में कहा जाएगा. If an object changes its position with respect to its surrounding, then its motion is said to be in. Then it is said to be in motion. And while रेस्ट के लिए क्या हो जाएगी, if it does not changes its position with respect to its surrounding. जैसे मैं हूं, मेरी अभी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है with respect to this camera, with respect to this wall and this wall, even this ceiling. तो my position does not changes with respect to all these things around me. Then I am said to be at rest. तब मुझे कहा जाएगा कि मैं किस में हूँ, रेस्ट में हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के साथ एक कार में जा रहे हैं. आपका दोस्त जो है आपके जो राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है वो गाड़ी को चला रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो देखिए, अब मोशन को समझते हैं. वो 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से चला रहा है. तो क्या आपका दोस्त जो आपके बगल में बैठा हुआ है, जो गाड़ी में बैठा हुआ है और आप ड्राइव कर रहे हैं, क्या वो मोशन में है? तो अब इसको समझते हैं. इट इज नॉट इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू यू. आपके रेस्पेक्ट में वो मोशन में नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ योर फ्रेंड विथ रेस्पेक्ट टू यू. आपको चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि वो आपके सामने बैठा हुआ है. और विथ रेस्पेक्ट टू द कार यू बोथ आर इन एट रेस्ट, बट विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑफ द कार यू आर इन मोशन. सराउंडिंग ऑफ द कार के रेस्पेक्ट में आप लोग क्या हैं? मोशन में हैं. क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. दैट इज, सराउंडिंग क्या हो सकती है? जैसे रोड हो गई, रोड के अगल बगल जो है आपके ट्रीज हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन में बदलाव आ रहा है. देन तो ऑब्वियस बात है आप क्या हो जाएंगे? मोशन में होंगे. इसलिए आपने कभी ध्यान भी दिया होगा, जब आप जो है जैसे कि ट्रेन में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, तो अगल बगल के पेड़ आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं. क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द पोजिशन ऑफ ट्रीज changes with respect to your car, your vehicle, and that's why these trees which are just side of the road just behave like in motion. वो मोशन में दिखते हैं. आपको क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो है आपको पोजीशन में बदलाव दिखाई देता है. जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप ऐसे करके रोड में चल रहे हैं तो नजदीक के ट्री में आपको मोशन ज्यादा दिखाई देता है जब आप ऐसे करके बढ़ रहे होते हैं. बिकॉज जब आप यहाँ पे होते हैं तब उसकी पोजीशन ये है, ये इस पेड़ की पोजीशन ये है. जब आप यहाँ पे होते हैं उसकी पोजीशन ये है. अब आप यहाँ पे हो गए तो उसकी पोजीशन ये है. इसी की दूसरी तरफ यदि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो उसका पोजीशन में चेंज जो है बहुत कम आता है. देखिए, बहुत कम आ रहा है पोजीशन में चेंज. तो इस वजह से वो जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो आपको ज़्यादा जो है ज़्यादा मोशन में नज़र नहीं आता. लेकिन जो है एकदम से रोड से चिपके हुए जो रोड के साथ जो पेड़ होते हैं वो आपको मोशन में क्यों दिखाई देते हैं? Because your position changes with respect to that tree. That's why you feel that the tree is also in motion. इसलिए आप फील करते हैं कि ट्री भी किस में है? आपका मोशन में है. तो मोशन को समझिए. जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इस ग्रह में अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कोई मार्स ग्रह में है और वो मार्स ग्रह से मुझे जो है टेलीस्कोप से देख रहा है. तो उसके वो जब मुझे देखेगा तो मैं उसको मोशन में नजर आऊंगा. बिकॉज प्लेनेट जो है मूव कर रहा है तो उस प्लेनेट की वजह से मैं उसको मोशन में नजर आऊंगा. क्योंकि उस प्लेनेट की, मेरे प्लेनेट की पोजीशन जो है उसके प्लेनेट के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं मोशन में हूं. समझ में आ रही बात है? अब एक और कंसेप्ट है, डेट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है. व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझना बड़ा अजीब सी बात लगती है बच्चे को, तो बड़ा सिंपल होता है. देखिए, मेरा जो साइज है, यदि इस साइज से मैं बहुत ज़्यादा दूरी जो है क्या कर दूं? ट्रेवल कर दूं, तो मेरा जो साइज उस दूरी के कंपेयर में क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा. तो देन एट कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस माई साइज इज लाइक ए पॉइंट. लाइक ए पॉइंट, वो पॉइंट की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा. ठीक है, जैसे मैंने क्या कह रहा हूं, जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस दैट इज मोर देन इट्स साइज, बहुत अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस को क्या कर देता है? ट्रेवल कर देता है. तो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट जो है क्या कहलाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है. पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? यदि कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहूंगा इफ एन ऑब्जेक्ट traverse distance
larger than its size, larger than its size, then the object is said to be a point object. Point object. तो उसको समझते हैं। देखिए, मान लिया जाए एक ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म में है। आप देखा होगा, आपने ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में गए होंगे, स्टेशन में गए होंगे, तो वहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने रहते हैं। तो प्लेटफॉर्म में 1 किलोमीटर लंबे होते हैं आपका, और ट्रेन का साइज जो है 600, 700 या 800 मीटर के करीब होता है, या 500 मीटर के करीब होता है। तो 500 मीटर, जैसे ये प्लेटफॉर्म का साइज है आपका, ये प्लेटफॉर्म है आपका, और ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है आपकी। ये मान लिया जाए प्लेटफॉर्म जो है 1000 मीटर का है, और ट्रेन आपकी जो है 800 मीटर की है, ठीक है, 800 मीटर की है। तो द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रेन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रेन है, इस क्या है, लगभग साइज किसके बराबर है, प्लेटफॉर्म के बराबर है। तो इस वक्त इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब ये ट्रेन चली कहाँ से, जम्मू के JNK से चली, यानी कि जम्मू कश्मीर से चली और कन्याकुमारी तक चल गई, तो आप लगभग जो है 3400 किलोमीटर जो है चल जाएंगे। तो उस हिसाब से जो है इस 800 मीटर की ट्रेन को, 800 मीटर दैट इज 0.8 किलोमीटर की ट्रेन कैसे बिहेव करेगी इस डिस्टेंस के सामने, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी साइज से बहुत ज्यादा जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर दे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आ रही बात ये सबको? तो अब हम पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। इसको पढ़ने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ लेते हैं। देखिए, अब हम फिजिक्स में जब भी किसी की पोजीशन को या किसी भी चीज की जो है जगह को बताने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, आपकी एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है। जैसे मैं ही यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप क्लास में बैठे हैं, आपके बगल में एक बच्चा बैठा हुआ है, तो मैं उस बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा कि वो जो बच्चा बैठा हुआ है, मान लीजिए उसने रेड ड्रेस पहन रखी है, तो मैं उस रेड कलर के रेफरेंस से उस बच्चे को जो है क्या कर रहा हूँ, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए उस पर्टिकुलर बच्चे को उठाने के लिए, या उसका नाम चाहिए या उसका कुछ चाहिए, या मैं कहूँगा कि 3rd नंबर की रो के जो बच्चे हैं वो खड़े हो जाइए, तो मुझे कोई रेफरेंस चाहिए, तीसरा रो, यानी कि कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए होता है। इसी ढंग से हमारे पास भी एक रेफरेंस फ्रेम होता है, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को जो है जब वो मोशन में होता है तो उसको बताने के लिए। तो जब हम जो है 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस को जो है ड्रॉ करते हैं, दैट इज वन इज योर एक्स एक्सिस, एंड वन इज योर वाई एक्सिस, एंड लास्ट वन इज योर जेड एक्सिस। इसमें ये जहां पे तीनों कट करती हैं, इसको ओरिजिन सारी जो है रेफरेंस जो है यही इसी पॉइंट से हम लेते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो फ्रेम तैयार हुआ है एक्स वाई और जेड एक्सिस का जो फ्रेम तैयार हुआ, दैट पर्टिकुलर फ्रेम इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। ए फ्रेम which is used to explain all the things happened with an object are called frame of reference। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं। इस पार्टिकल के साथ कुछ भी घटित हो रहा है, इसकी चीज को समझाने के लिए इस फ्रेम की जो हम यूज करते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस के जो हम यूज करते हैं, तो उसी को जो है हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं, वन इज योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड वन इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले हम पढ़ रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। सेकंड वन इज योर नॉन इनर्शियल। अभी इनके बारे में डिटेल हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट अभी थोड़ा मैं बता देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन के सारे लॉ जो है बड़े अच्छे ढंग से, यानी कि ट्रूली काम करते हैं, वेरी गुड मैनर में काम करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिसमें न्यूटन के लॉज जो है, आपके प्रॉपर लॉज ऑफ मोशन जो है प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात ये? तो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतनी जानकारी हो गई आज की तारीख में। अब हम लोग जो है कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो नया टॉपिक जो है अभी इसी में जो है
आपका सबसे पहले आपका आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं आप देखिए, बड़ा कंफ्यूज रहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके बच्चा। तो डिस्टेंस किसे कहेंगे, हम उस चीज को अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस? देखिए, जब मैं ट्रेवल कर रहा हूं, माना ये ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आपका, ये ट्रेवल कर रहा है, यहां से यहां गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, ठीक है, बी से सी पॉइंट में गया, ठीक है, सी से डी पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो इस ढंग से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट? इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो जो भी मैंने लेंथ ट्रेवल की है, दैट इज ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो मैं क्या निकाल दूंगा? डिस्टेंस निकाल। दैट इज इट इज द लेंथ ऑफ, इट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात है? ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इट इज the length of actual, वास्तव में जो वस्तु ने चला है, ऑब्जेक्ट चला है, actual, it is the length of actual path travel by an object। एक ऑब्जेक्ट जो है कितना एक्चुअली लेंथ ट्रेवल कर रहा है, उसका पूरा जो लेंथ है उसी को क्या कहते हैं? हम उसकी डिस्टेंस कहते हैं। तो इन दिस केस अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? देखिए जरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कितना चला? ये ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। तो कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस डी, सॉरी सी डी, ये इतनी लेंथ चला तो डिस्टेंस हमारी आ गई। अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अभी डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले देख लेते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ जब भी आप ट्रीटमेंट करोगे तो डायरेक्शन को नहीं देखना है, ओनली इट हैज मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इसके पास कोई दिशा नहीं है, बस जोड़ दीजिए जो भी चीज है। जैसे आप अलजेब्रा में करते थे, जो प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, और इवन जीरो हो सकती है। यदि ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब जीरो। इट इज योर पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, और इसकी एसआई यूनिट जो है इसको मीटर में मेजर करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं डिस्टेंस को जो है मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, सेंटीमीटर, समय में करते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। ये बात आपको याद रखनी है। इट इज योर स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज नो डायरेक्शन, इसके पास कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of the object, position of the object in a passage of time, जो भी समय में हम देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो जो भी उसने जो है डिस्टेंस ट्रेवल किए दिए गए समय में, तो इट इज योर कितना हो जाएगी? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो ये डॉट डॉट जो मैं दिखा रहा हूं, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ए डी इज योर डिस्प्लेसमेंट। इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? यहां पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पास दिशा होती है बेटा, वेक्टर, ठीक है। और ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और इवन जीरो भी हो सकती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लिया जाए आप यहां से यहां की साइड चले, ये ओरिजिन था, आप इधर से, ये आपका घर था, ये स्कूल गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
तो इस दिशा में आप चले, आपका स्कूल आपसे 2 किलोमीटर दूर था आपके घर से, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। जब आप स्कूल गए तो 2 किलोमीटर, डिस्टेंस भी उस वक्त 2 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस भी, डिस्टेंस को डी से दिखा रहा हूं, वो भी 2 किलोमीटर है, ठीक है। अभी देखते हैं जरा इसको, समझते हैं, समझ में आ रही बात है। फिर आप स्कूल से वापस आए, मान लीजिए सवेरे आप स्कूल गए, तो स्कूल जाने पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 किलोमीटर हुआ। अब आप स्कूल से घर आए, अब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? देखो सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई आपकी? डिस्प्लेसमेंट इज योर 0, क्योंकि जितना आप चले थे इनिशियल पॉइंट भी वहीं पे आ गया और फाइनल पॉइंट भी वहीं पे आ गए। यहां से यहां गए, यहां से यहां आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोथ आर एट द सेम पॉइंट, दैट इज एट योर होम, आपके घर पे है। तो आपका कुल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 हो गई। लेकिन अगर मान लिया जाए आप घर में नहीं गए और कहीं और घूमने चले गए, इसी दिशा में, इस अपोजिट दिशा में यहां चले गए, और यहां 1 किलोमीटर अपने दोस्त के दूर घर चले गए, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर चले गए, तो अब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? अब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? देखिए -1 किलोमीटर। माइनस सेंस यहाँ पे ये दे रहा है कि आप ओरिजिनल डायरेक्शन से अपोजिट दिशा में चले गए। जो आपकी ओरिजिनल इस दिशा, जो मैंने शुरू में मैं चला था, वो दिशा क्या थी आपकी? पॉजिटिव थी, तो ये दिशा क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन आपको ये दिखा रहा है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन 0। अब देखिए इसमें देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस में डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कितना हो जाएगा? 2 + 2 दैट इज 4 किलोमीटर। और लास्ट में जब आप अपने घर नहीं गए, जाके जो है किसी अपने दोस्त के घर चले गए, आपके दोस्त का घर है, D4 दोस्त का घर, ठीक है, तो यानी कि आपके फ्रेंड के घर पे चले गए, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 2 + 2 + 1 दैट इज 5 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको समझाया। ये एक आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, मैं न्यूमेरिकल आपको कराता हूं, देखिए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बना रहा हूं। माना एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब जो है एक मैन है, वो अपने घर से कहां जाता है? मार्केट चले जाता है, ठीक है। ये मार्केट गया, मार्केट उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, पहले ऐसे गया, ठीक है। तो फिर वो वापस आ गया, वापस आया और यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे उसके दोस्त का घर था, यानी कि फ्रेंड का घर, फॉर फ्रेंड का घर यहाँ पे पहुंच गया, और ये फ्रेंड का घर उसका जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, मार्केट से। यहाँ से जब वापस आया, पहले ऐसे गया 4 किलोमीटर एंड देन वापस आ गया, फिर फ्रेंड के घर गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैन? इस मैन का जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा? डिस्टेंस को समझते हैं, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस कितनी होगी इसकी। देखो यहां से लेके यहां तक ये चला, और एक्चुअल पाथ कितना चला? देखो 4 किलोमीटर ये चला और 1 किलोमीटर ये चला, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 + 1 दैट इज 5 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? ध्यान से देखते हैं। अपनी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो कितनी हो जाएगी? तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, कितना हो जाएगा आपका? देखो ये वहां से यहाँ तक 5 है, यहां से यहाँ तक 4 है, तो कितना हुआ? फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है उसकी, तो कितना हो जाएगा? 4 - 1 दैट इज 3 किलोमीटर। इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके जो है इसमें काम कर लेना बेटा, ठीक है। अब देखिए जरा, अब मैं दूसरी चीज को कर रहा हूं यहाँ पे, वो क्या है? देखिए आप ये सभी लोग जानते होंगे कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। माना एक आदमी जो है, एक मैन, इस ओरिजिन से जो है चलता है ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर, ईस्ट की ओर कितना किलोमीटर चलता है? इस ओरिजिन से ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये 3 किलोमीटर चला, ठीक है। एंड देन जो है नॉर्थ की ओर टर्न किया, राइट हैंड, मतलब राइट एंगल से नॉर्थ की ओर टर्न किया। यहाँ पे जो है नॉर्थ की ओर जो है आपका राइट एंगल बना के क्या किया? टर्न किया, यानी कि 90 डिग्री में टर्न लिया इसने, और फिर यहाँ 4 किलोमीटर चल गया, और इसकी
ये पोजीशन बी हो गई, ये पोजीशन ए पोजीशन पे पहले वो ओरिजिन पे था, ओरिजिन से जो है आपका कहाँ गया, पॉइंट ए पे गया, कहाँ, ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर चला, और 3 किलोमीटर चलने के बाद उसने 90 डिग्री का टर्न लेके जो है नॉर्थ की ओर 90 डिग्री का टर्न लेके जो है आपका 4 किलोमीटर वो चला। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा इसका, डिस्टेंस में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, तो सीधे सीधे दैट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। पहले वो आदमी ऐसे करके ए टू बी गया, जीरो टू ए गया, फिर ए टू बी गया, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज योर 3 + 4 दैट इज 3 + 4 दैट इज 7 किलोमीटर। While displacement is the shortest distance between initial and final position. Initial position of this man is at your O पे थी, and final position is at B. तो distance between these two वही तो देगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट, देखो फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही बना सकते हो, ये डिस्टेंस। कोई भी और दूरी आप बनाना चाहोगे इन दोनों के बीच की तो वो सब बड़ी दूरियां होंगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी जो सीधी सीधी लाइन इनको मिलाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो ए बी होगा, सॉरी ओबी को कैसे लगाओगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें। तो ओबी लेंथ चाहिए मुझे, तो ओबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज √25 एंड द वैल्यू ऑफ 25 √25 इज योर 5 किलोमीटर। ये हमारा दूसरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, उस चीज को देखिए। ठीक है, जल्दी से। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट ये ए है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी, और ये एंटी क्लॉकवाइज जो है घूम रहा है, ऐसे करके जा रहा है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ए पॉइंट से ये बी पॉइंट में पहुंचा, तो बी पे कितनी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, सी पे कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, और डी पे कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। मैं 2 ही पॉइंटों को निकाल के दिखाऊंगा, बाकी के आप लिखा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी। मैं क्या कह रहा हूं कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए से घूम रहा है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज योर स्मॉल आर। इसमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या है आपका, स्मॉल आर है। व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी, distance and displacement at point B and at point C and at point D। ठीक है, तो सबसे पहले एट पॉइंट ए पे देख रहे हैं, तो एट पॉइंट ए पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हुई है, देखो डिस्टेंस कितनी हो गई। इसको 2 ढंग से कर सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो मुझे ये आर्क लेंथ चाहिए, ए बी तो है डिस्टेंस आपका, ए बी आर्क ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है बेटा, ये 90 डिग्री। तो ध्यान रहे ये फॉर्मूला वैलिड जो है आपका ओनली फॉर रेडियन मेजरमेंट के लिए ही ये जो है वैलिड है फॉर्मूला। यहां पे एंगल को आपको रेडियन में रखना पड़ेगा। 90 डिग्री का रेडियन एंगल कितना होता है बेटा, π/2। तो यहां पे कितना रखोगे थीटा, π/2 इंटू आर। आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं, नॉर्मल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग करूं। तो आप जानते हैं कि पूरे सर्किल में जब घूम जाएगा तो कितना घूम जाएगा, 2πr घूम जाएगा। तो ये सर्किल का 1/4 पार्ट है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा पहले पार्ट की, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी डिस्टेंस को घूमने के लिए उसको कितना लग रहा है, 2πr, लेकिन वो सिर्फ 1/4 ही चल रहा है, यहां से लेके ए से बी तक पूछ रहा है, बी पे पूछ रहा है उसको, तो कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ दिस, दैट इज πr/2 इज योर आंसर। ठीक है, तो वही πr/2 आर के बी का जो लेंथ है वही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो क्या, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कौन सी दूरी होगी बेटा, ये होगी। देखो ये होगी कि नहीं होगी, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिग्री
डिस्टेंस है ए और बी की, बी पे हमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये शॉर्टेस्ट, ए बी इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो कैसे निकलेगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेडियस, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 2 आर, आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर निकल गया, वो अंडर रूट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब पूछ रहा है आपका कि बी पॉइंट पे कितना होगा, तो एट पॉइंट बी पे देखते हैं, एट पॉइंट बी पे देखते हैं, ठीक है। एट पॉइंट पे जो है बी पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर देगा? डिस्टेंस आप एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस भी लगा सकते हैं, मैं वैसा नहीं लगा रहा हूं। तो ये हाफ सर्किल है, देखो पूरे सर्किल का कितना, पूरा सर्किल कितना होता है? 2 पाई आर, तो उसका भी आधा चल रहा है यहाँ पे तक, एट पॉइंट सी पे देख रहे हैं, एट पॉइंट सी पे, ठीक है, सी पे। तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर, यानी कि डिस्टेंस कितनी चला? वो पाई आर चला। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई देखो उसकी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इज योर दिस एंड फाइनल पोजीशन इज योर एट पॉइंट सी, यहां पे पहुंच रखा है ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगी भाई? ये दूरी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ये वाली दूरी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर, विच इज इक्वल टू आर। ऐसे आप सी का भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये हो गई आपकी और डिस्टेंस ये हो गई आपकी। समझ में आ रही बात? ये तो वो उतनी आएगी जो पहले वाले में निकाली थी हमने, मतलब डिस्टेंस ये हो गई पूरी, ठीक है। तो उसको पूरा निकाल सकते हैं आप, डिस्टेंस ये है एंड डिस्प्लेसमेंट ये है। तो पहले वाले में जो हमने निकाला था, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, ये हो गया आपका, ये पूरी डिस्टेंस है, 1 2 3 यानी कि 3/4। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। एक ये देखो 3 पार्ट चल रहा है, चौथा पार्ट नहीं चल रहा है, या फिर उस एंगल की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और क्वेश्चन कर रहा हूं। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। माना एक पार्टिकल जो है आपका मूव कर रहा है, या एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक रेगुलर हेक्सागन में। किस ढंग से? अब देखते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन में कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका मूव कर रहा है, ठीक है। वो यहां से चला, वो पार्टिकल 0 से चला, ए में गया, फिर 60 डिग्री का टर्न लिया। यहां पे कितने डिग्री का टर्न लिया? 60 डिग्री का टर्न लिया, बी पे पहुंचा, बी पे फिर उसने 60 डिग्री का टर्न लिया, ये 60 डिग्री का टर्न लिया, और वो फिर सी पे पहुंचा, फिर सी से 60 डिग्री का टर्न लिया, ये 60 डिग्री है बेटा, 60 डिग्री का टर्न लिया, और वो डी पे पहुंचा, डी पे फिर उसने 60 डिग्री का टर्न लिया, ई पे पहुंचा, ठीक है, और ई पे फिर उसने 60 डिग्री का टर्न लिया और ओ पे पहुंच गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि उसका फर्स्ट टर्न पे या सेकंड टर्न पे उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। सेकंड टर्न पे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड टर्न। सेकंड टर्न पे उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप बता दीजिए, ऐसा आपसे बोला गया है, ठीक है। अब आप ऐसे कैसे करेंगे, इसमें देखिए जरा कैसे करेंगे। देखो जैसे ही आप जो है सेकंड टर्न पे पहुंचे, ये सेकंड टर्न है आपका, ठीक है, ये यहां से चला हुआ है, तो यहां से इसने स्टार्ट किया हुआ है, ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट टर्न 60 डिग्री लेगा, यहाँ पे क्या ले रहा है? सेकंड टर्न ले रहा है, यहाँ पे से सेकंड टर्न 60 डिग्री इधर ले रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये है। डिस्टेंस कितना है उसका? सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मान लिया जाए ये लेंथ जो है आपकी 100 मीटर है, तो ये सारी रेगुलर हेक्सागन है, तो ये सब 100 मीटर की है। प्रत्येक 100 मीटर पे वो कितने का टर्न ले रहा है? आपका 60 डिग्री का टर्न ले रहा है, ठीक है। तो ये 100 मीटर है, तो 100 प्लस 100, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 100, दैट इज 200 मीटर। इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर गया। अब डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आई। इसको मैं दूसरे 2 ढंग से निकाल के दिखाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है?
is your OB. OB is your displacement, that is the shortest distance between initial and final position. Final position और B पे पूछ रहा है, सेकंड टर्न पे पूछ रहा है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वो तो ये है बेटा, अगर देखें इसको हम तो वो तो ये है, ठीक है। तो इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, इसको दो पार्टों में बांटा जा सकता है, ठीक है। ये पूरा एंगल कितने का है आपका, ये यहां से यहां तक पूरा ये 60 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 120, तो ये 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 30 डिग्री। ये 90 डिग्री पे मैंने इस पे एंगल डाल दिया, तो ये x प्लस एक्स दैट इज 2x इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब x की वैल्यू अगर हमें निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, x अपॉन 100 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 cos 30 डिग्री कितनी वैल्यू है √3/2। तो सो द वैल्यू ऑफ दिस इज योर कितना हो जाएगा 2x, x इज योर 100 √3/2, 2 कैंसिल आउट, दैट इज 100 √3 मीटर। इसी को आप जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी कर सकते हैं। देखिए जरा, ये कितना है, यहाँ पे देखिए, एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, देखो ये भी 100 है, ये वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर देखो, एक वेक्टर OA है, एक है AB है। वेक्टरली अगर करते हो तो मैं अभी वेक्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा जो है जानना चाहता है तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी 100 है और ये भी 100 है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, वो लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 100 cos 60 डिग्री, इनके बीच में जो एंगल है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो आपको उतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर यानी कि 100 तो बाहर निकल गया, ठीक है। अंदर कितना बचा 1 + 1, ये 100 स्क्वायर में बाहर निकाल चुका हूं। ये अंडर रूट ये कितना होता है आपका 60 इज योर 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, 1 + 1 + 1 यानी कि 3, यानी कि 100 √3 मीटर। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे और न्यूमेरिकल करने हैं तो मुझे बताना, कल से हम जो है इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आप लोग सभी लोग पढ़ते रहें बेटा, ठीक है।